हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां पे आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन आपको मिल जाएगा, वो भी बाकायदा डिटेल्ड लेक्चर वाइज फॉर्मेट में, ठीक है, पूरा वीडियो सोल्यूशन के साथ। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो क्लास 12 को स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 12 फिजिक्स, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और इसका एक तरफा टॉपिक बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अरे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, मतलब बेसिकली चार्जेस की स्टडी करनी है जो कि रेस्ट कंडीशन पे है, तो चार्जेस को पहले एक बार अपन देख तो लें, जांच परख तो लें कि चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। तो बिना समय लगाए जल्दी स्टार्ट करते हैं, आते हैं इसके पहले वाले पॉइंट के ऊपर। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में सबसे पहला जो पॉइंट हमारे सामने आ रहा है, दैट इज नथिंग बट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। काफी स्कूल्स में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ही पहले टॉपिक के तौर पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। काफी जगहों पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को पहले टॉपिक के तौर पे पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग ना इसमें बहुत डीप एकदम गोताखोरी करके यहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे अब हम पहुंचे हैं। यहां पे ना एक बात समझते हुए चलना, इसका एक सवाल बिल्कुल डन है, आता ही आता है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है। तो पहली बात तो जरा आप लोग को ना यहां पे फोकस करना पड़ेगा, जरा ध्यान देते हुए चलना बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है, बेहतरीन चीज है, ठीक है। अगर आप चार्जेस की बात करें तो चार्जेस बेसिकली ना, अगर हम साइन कन्वेंशन वाइज चेक करें तो चार्जेस बेसिकली दो तरह के होते हैं। अगर हम चेक करें साइन कन्वेंशन वाइज तो चार्जेस बेसिकली दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है बेटा आपके पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का सबसे क्लासिक एग्जांपल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास देखा गया है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के पास देखा गया है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में ना कॉमेंट में पूछा है कि बेटा बताओ यूनिट क्या होती है, और काफी लोगों ने भर भर के आंसर दिए कि सर कूलम होती है, कूलम होती है, कूलम होती है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, लेकिन बस जरा ध्यान रखना कि ये चार्ज नेगेटिव में होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो दिमाग एकदम क्लियर रखो कि चार्जेस दो तरह से क्लासिफाई करे गए, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का सबसे क्लासिक एग्जांपल कौन होता है? भाई प्रोटॉन के पास देखा गया है पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज का सबसे क्लासिक एग्जांपल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन के पास देखा गया है नेगेटिव का चार्ज, ठीक है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने से पहले आपके दिमाग में एक बात बेहतरीन तरह से छप जानी चाहिए, वो बात ये है कि इलेक्ट्रॉन से छोटा नेगेटिव चार्ज कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और प्रोटॉन से छोटा कोई पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज जिसके पास होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को फिर आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते चार्ज वाइज, ठीक है। सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है, और सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो होता है प्रोटॉन के पास। क्या आपको इतनी बात पूरी क्लियर हो गई है? इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम इट इज पॉसिबल, ठीक है। ये खुद एक प्रोटॉन का चार्ज है, ठीक है। इमेजिन करना शुरू कर दो बेटा, एक प्रोटॉन है, उसका मास क्या होता है? 1.67 10 टू द पावर -27 kg। अब इसके पास कोई चार्ज पूछे तो इट कैरीज अ चार्ज ऑफ पॉजिटिव, और कितना पॉजिटिव? 1.6 10 टू द पावर -19, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन को कभी देखा है, तो इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसके पास चार्ज क्या होता है ना, इसका पास मास क्या होता है? पहली बात तो इसका मास होता है 9.1 10 टू द पावर -31 kg। मैं ये चाहता हूं कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ना आप मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेंशन कर दें, ताकि कभी बाद में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कभी तुम अगर खुद उस वीडियो को रिविजिट करोगे, इस वाले वीडियो को करोगे रिविजिट, तो आपको कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा, आपको चीजें याद आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, अब इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उसके पास चार्ज क्या होता है बेटा? नेगेटिव का चार्ज होता है, ठीक है। कितना? माइनस का 1.6 10 टू द पावर -19। ऐसे इमेजिन करना स्टार्ट कर दो चीजों को, ठीक है। नाउ अब सबसे छोटा जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन का है, सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन का है। ये बात दिमाग में बैठ गई? पक्का, ठीक है। अब जरा क्वांटाइजेशन का जो फंडा है ना, वो सीखना, वो समझना स्टार्ट करो, ठीक है। देखो, एक बॉडी ये है तुम्हारे पास, ठीक है, और एक बॉडी अपन लेके चलते हैं ये वाली, एक बॉडी तुम्हारे पास ये है।
ठीक है। मैंने बोला कि भाई इस वाली बॉडी के पास चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, इसके पास मान लो चार्ज नेगेटिव है, कुछ भी चार्ज में से हो सकता है। मैं बोलता हूं कि यार सुनो तो एक काम करो ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा दो। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, एक काम करो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा दो। तो भाई तुम क्या कर सकते हो, या तो तुम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा दोगे, या तो तुम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा दोगे, या तो फिर तुम 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा दोगे, या तो फिर तुम 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा दोगे। लेकिन तुम कभी भी 4.5 मतलब 4.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा, चौथा मिल जाएगा, लेकिन आधा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैंने कहा था कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है, उससे छोटा कोई चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से छोटी कोई एंटिटी नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा लेकिन आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, इतनी बात दिमाग में बैठ गई, इतनी बात दिमाग में बैठ गई। तो चार्जेस हमेशा ट्रांसफर होंगे इन द इंटीग्रल मल्टीपल, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। 4.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते, 4.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते। ये वाली बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। अब ना काफी लोग ये सोच लेते हैं, एक बहुत ही कॉमन सा डाउट है, ये पता नहीं क्यों आता है लेकिन आता है, बोलते हैं सर यहां तो पॉइंट में लिखा हुआ है। अरे बेटा मैंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कभी 1.6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, 1.6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते। लेकिन मसला क्या है कि यहां क्या लिखा हुआ है, ये तो भैया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखा हुआ है। अब एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये जस्ट अ वैल्यू है। ठीक है, अब ये वैल्यू पॉइंट में आने दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो इलेक्ट्रॉन को क्वांटाइज कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो 1 होगा या तो 2 होगा। 1.6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते, टूटेगा नहीं। आया समझ? आया समझ? पक्का आ गया समझ? अगर आ गया तो फायर इमोजी अपने कमेंट सेक्शन में चलते रहने चाहिए। ठीक है, आया समझ? पक्का। चलो, तो अब दिमाग में बस ये बात एकदम फिट कर लो कि अगर एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में जाएंगे। या तो 1 जाएगा, या तो 2 जाएगा, या तो 3 जाएगा, या तो 4 जाएगा। लेकिन 4.5 या 4.2 या 4.3 या 4.7 इलेक्ट्रॉन नहीं ना ट्रांसफर हो सकते। आया समझ? पक्का? डन? ठीक है, तो ये वाली कहानी होती है फॉर क्वांटाइजेशन, ये वाली कहानी होती है फॉर क्वांटाइजेशन। और ना एक बात तुमको मैं और क्लियर कर दूं, देखो अगर ना इस वाली बॉडी के पास आ गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब कितने आ गए? 4 आ गए, तो इस बॉडी के पास चार्ज कितना हो जाएगा? पहली बात तो ये समझना, अगर 1 इलेक्ट्रॉन आता तो इस बॉडी के पास चार्ज कितना आ जाता? E के बराबर, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मान ले इसके पास ना पहले से ही 4 प्रोटॉन हो और इनको बैलेंस करने के लिए इसके पास मान ले पहले से ही 4 इलेक्ट्रॉन हो। होने को तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन सब बैलेंस होके बॉडी वाज इनिशियली न्यूट्रल, लेकिन अब इस बॉडी पे ना एक्सेसिव मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इस बॉडी के पास चार्ज कितना हो जाएगा? सुनना सुनना सुनना, ये वाले बैलेंस आउट करके 0 बना चुके हैं। ठीक है, नेट चार्ज 0 करवा चुके हैं। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आया था बेटा कि अब इस बॉडी को ना, ये ग्रीन वाली बॉडी को 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गए। 1 इलेक्ट्रॉन मिलता तो बॉडी के पास चार्ज 1e का आता, 2 मिलते 2e का आता, 4 मिल गए 4e का आएगा। मान लिया ऐसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो बॉडी के पास चार्ज क्या हो जाएगा? n इंटू ई हो जाएगा। और हम इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि दिस n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, दिस n इज एन पॉजिटिव इंटीजर। इट्स एज सिंपल एज दैट, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हियर लिख देते हैं अपन इसको, हियर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। समझ गए? इंटीजर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन 3.5, 3.5, 3.75, 3.8 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को? तो यहाँ पे ना एक्सेसिव चार्ज का पूरा फंडा होता है। कहने को इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे बट उसको न्यूट्रलाइज किसने कर दिया? 4 प्रोटॉन्स ने। तो नेट चार्ज ये ग्रीन वालों की वजह से 0 हो गया। उसके बाद जो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इस ग्रीन वाली बॉडी ने अक्वायर करे हैं फ्रॉम दिस वाइट वाली बॉडी, तो इसकी वजह से बॉडी के पास चार्ज 4 इंटू ई आ जाएगा। मैंने इसको जनरलाइज कर दिया एज n इंटू ई। ठीक है, तो जब मैं आपसे बेसिक प्रॉपर्टी में बात करूंगा ना अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो आपको बस ये बात समझना है कि सर ने क्या बोला है बार बार कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाऊंगा तो दिस इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड ओनली इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। द बॉडी विल हैव द चार्ज ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज।
एक चार्ज जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 4.5 चार्जेस ट्रांसफर नहीं हो सकते, 4.5 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली ट्रांसफर नहीं हो सकते। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे पूरी बात समझ में। तो ये परसेप्शन सेट करने के लिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। मेरे ख्याल से नोट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलो ये वाला फंडा आप लोग को सुपर क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं इसके थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच या फिर ड्यू टू विच द चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, ड्यू टू विच द चार्ज ऑन द बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज मतलब ई। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, मैं ऐसा ट्राई करता हूं कि जब मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करूं, ठीक है, तो मैं ई लिखा करूं, और जब मैं प्रोटॉन के चार्ज की बात करूं तब मैं पी लिखा करूं। ऐसा मैं ट्राई करता हूं। ठीक है, नहीं तो बुक्स में क्या होता है ना, काफ़ी सारी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर वो प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्लस ई बोल देंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करेंगे तो वो माइनस ई बोल देंगे। अच्छा, वो भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो प्लस ई लिखा हुआ है ना, इसका मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब ये पी लिखा हुआ है ना, तो मैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ। कई लोग सोचते हैं कि ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब प्रोटॉन। अरे भाई, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दौरान मैं ई लिखूंगा ना, तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, ई का मतलब है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, विच इज बेसिकली -1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। कई लोग क्या सोचते हैं कि अगर प्रोटॉन है ना तो उसको अपन प्लस ई लिख देंगे, बट मैं पर्सनली इस कन्वेंशन को फॉलो नहीं करता हूं। मुझे लगता है कि प्रोटॉन के लिए पी ही लिख दो, वुड बी बेटर। ठीक है, तो पी का मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। ठीक है, और चार्ज कितना होगा, 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला फंडा सही लगे तो आप इस वाले फंडे को फॉलो करिए, नहीं तो मैं पहले बता चुका हूं काफी बुक्स में क्या करते हैं बेटा, प्रोटॉन के चार्ज को प्लस ई से करेंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माइनस ई से करेंगे। तो एक वो भी तरीका होता है, बट फिर भी मैं तो करूंगा पिच की इस वाले फंडे को यूज करते हुए। चलो ठीक है, ओके, क्लियरिंग दिस अप। अब जरा आगे बढ़ेंगे। तो ओके, द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू एनी वाला फॉर्मूला हो गया। अगर किसी बॉडी को आपने मान लो अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो चार्ज कितना उस बॉडी के पास, 1 ई के बराबर। 10 इलेक्ट्रॉन दिए 10 ई के बराबर, 100 इलेक्ट्रॉन दे दिए 100 ई के बराबर, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए n ई के बराबर हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना मैं आप लोग के लिए एक बार ये फंडा जरा एक बार वापस दिखा दूं। ठीक है, जैसे मान ले भाई किसी बॉडी पे आप कितने चार्ज लेके चलोगे, किसी बॉडी पे आप कितने चार्जेस लेके चलोगे। मान लो कि ऐसा होता है कि इस बॉडी के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और इस बॉडी के पास ना प्रोटॉन्स के नाम पे 1 2 3 4 5 6 7 प्रोटॉन्स। भाई 7 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को 7 प्रोटॉन्स के चार्ज ने नलिफाई कर दिया है पहले से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव का होता है, -1.6 10⁻⁻⁹। तो अगर मैं यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को इवैल्यूएट करने आगे बढ़ गया ना, सुनते हुए चलना बेहतरीन तरह से, अगर मैं यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को मेजर करने के लिए आगे बढ़ गया तो भैया चार्ज कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या होता है, माइनस का 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। यहाँ पे 7 है तो 7 इंटू मतलब माइनस फिर 7, ये मैंने माइनस को पहले ही लिख दिया। ठीक है, समझ गए ना तुम इस बात को, इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के माइनस को मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैं प्रोटॉन्स के भी चार्ज को मेजर करने के लिए आगे बढ़ जाऊं तो मेरे पास ये चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। एन कितना अपने पास 7 प्रोटॉन्स है और एक के पास चार्ज कितना होगा, इतना। तो भाई आप इस बात को देख लो, जितने प्रोटॉन्स का चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, तो ये बॉडी इसके वजह से तो न्यूट्रल है। ठीक है, अब मैं इसमें ना एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स को इसके ऊपर प्लेस करवा रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं एडिशनली यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करवाता हूँ, मैं एडिशनली यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करवाऊंगा, 1 2 3 4। ठीक है, ये मैंने एडिशनली यहाँ पे प्लेस करवा दिया, 1 2 3 4। ठीक है, अब पता है क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का और इन प्रोटॉन्स का नलिफिकेशन हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं कि दीज आर द नलिफाइड चार्जेस। ये अपने पास हो चुका है नलिफिकेशन।
ठीक है, दीज आर द नलीफाइड चार्जेस, यहाँ पे हो चुका है नलिफिकेशन। अब इस बॉडी के पास जो बचने वाला है चार्ज, वो बचने वाला है इन 4 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। अब इस बॉडी के पास जो बचेगा वो बचेगा इन 4 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ई, ठीक है। तो QT का मतलब क्या होता है, QT का मतलब मैं यूज करूंगा फॉर टोटल चार्ज, ठीक है। इसका और इसका नलिफिकेशन हो चुका है, तो जो बचेगा वो बचेगा QT मतलब टोटल चार्ज। तो 4 इंटू भाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। बेटा मैं हर एक चीज ना बहुत डेप्थ में लेके जा रहा हूं, हर एक चीज को बहुत डेप्थ में पढ़ा रहा हूं, मतलब 1 रुपए का डाउट तुम्हारा रह ना जाए, इस बात का मैं पूरा ख्याल रखूंगा, ठीक है। और सिलेबस तो अपना एकदम ऑन टाइम खत्म होगा, उसको लेकर के तो आप बिल्कुल ही बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो माइनस अपने पास कितना हो जाएगा, ये 6.24 ना, ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर कितना, -19 कूलम, ठीक है। तो इस बॉडी के पास जो भी नेट चार्ज आया, जो भी इसके पास टोटल चार्ज आया, वो ना ही इन इलेक्ट्रॉन्स ना ही इन प्रोटॉन्स की वजह से आया, वो आया इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे और ये जो प्रोटॉन्स थे वो तो आपस में नलीफाई हो चुके थे ना, तो जो बचा एक्सेसिव वो बचा इन चारों की वजह से। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में पूरा फंडा आप लोगों को सुपर क्लियर हो चुका होगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। यहाँ पे अपन ने क्वांटाइजेशन देख लिया, कैसे Q इज इक्वल्स टू एनी का फंडा काम करता है, ठीक है, कैसे Q इज इक्वल्स टू एनी का फंडा काम करता है। ओके डन, सुपर क्लियर, ओके गुड। चलो क्लियर है पूरा, Q इज इक्वल्स टू एनी, ठीक है। अब ना जरा यहाँ पे एक चीज और देख लो बेटा, अलाउड इन नॉर्मल मैटर और कौन सी चीज इम्पॉसिबल इन द नॉर्मल मैटर, ठीक है। एक प्लस का चार्ज है, प्लस ये वही वाला फंडा हो गया इस इमेज के अंदर भी। मैं प्रोटॉन बोलता है, यहाँ पे प्लस ई लिखा हुआ है, बट गो विद द फ्लो। तो अगर एक प्रोटॉन है तो प्लस वी, इट इज पॉसिबल, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है माइनस ई, ये चार्ज पॉसिबल है। 2 प्रोटॉन्स है तो चार्ज +2e हो जाएगा ऑब्वियसली। अरे एक पेन अगर 5 रुपए का, 2 पेन 10 रुपए के होगा ना, तो एक प्रोटॉन के पास चार्ज अगर +e रिप्रेजेंट किया जाता है मान लो, तो फिर 2 प्रोटॉन्स के पास चार्ज क्या हो जाएगा, +2e। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो -e, 2 इलेक्ट्रॉन है -2e। तो ये वाला फंडा जो है ना, दिस इज बेसिकली अलाउड, ठीक है। यही तो कहा गया कि जो ये वाला फंडा है दिस इज बेसिकली अलाउड, ये वाला जो फंडा है दिस इज बेसिकली अलाउड, ठीक है। और कलर चेंज कर लूं क्या यार मैं, ये वाला फंडा जो है दिस इज बेसिकली अलाउड। लेकिन अगर आप इसके बगल वाले को देखें, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। क्यों अलाउड नहीं है भाई, 2 प्रोटॉन्स, यहां तक बात में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन ये आधा कहां से आ गया प्रोटॉन, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन, बात यहां तक सही चल रही है, लेकिन आधा कहां से आ गया इलेक्ट्रॉन, ये बात नहीं हजम होती। मैंने वही तो कहा था, क्वांटाइजेशन यहां पे फिर अपना एकदम मुंह बना के बैठ जाएगा कि भाई तुमको इतना सिखाया मैंने कि नहीं चलेगा आधा प्रोटॉन, नहीं चलेगा आधा इलेक्ट्रॉन, तुम मानते नहीं। आया समझ की नहीं आया, आया समझ की नहीं आया भाई, 2 प्रोटॉन तुम ट्रांसफर कर दोगे, आधा कहां से लाओगे, क्लियर। तो ये वाला फंडा होता है फॉर क्वांटाइजेशन, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसका भी तुम आराम से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, ठीक है। दस चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय Q इज इक्वल्स टू NE, Q इज इक्वल्स टू NE, ठीक है। और मैं तो बोलता हूं तुम इसको ऐसे लिख लो, मैं तो बोलता हूं कि भाई तुम इसको ऐसे लिख लो कि Q इज इक्वल्स टू +- NE। चार्जेस इलेक्ट्रॉन के भी हो सकते हैं, चार्जेस प्रोटॉन के भी हो सकते हैं, या फिर तुम अगर चाहो तो ऐसे लिखो Q इज इक्वल्स टू NE जब इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, या फिर Q इज इक्वल्स टू NP जब प्रोटॉन्स की बात करोगे, दोनों लेके चल दो, ठीक है। वॉट एवर यू फील लाइक, जो भी तुमको सही लगे, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना कि तुम प्रोटॉन को ना P लेके चलना चाहोगे या फिर +E, ठीक है। ओके, यहाँ पे N इज एन इंटीजर, N इज एनी इंटीजर, इस बात का खास ख्याल रखना भाई, N फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता, मतलब पॉइंट्स में नहीं हो सकता, ठीक है। द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, चार्ज की जो यूनिट होगी, जो एक्सेप्टेबल यूनिट है, दैट इज बेसिकली कूलम, इट इज एज सिंपल एज दैट। उसके बाद इफ अ बॉडी कंटेन्स N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड N2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या बोला, बॉडी के पास ना N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और बॉडी के पास N2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, देन द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज गिवन बाय N2E प्लस ये क्या लिखा हुआ है, प्लस N1 माइनस E, उसके बाद N2 माइनस N1 इंटू E। बेटा मैं हर चीज को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। अब यहाँ पे आजा, ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे, बस फ्लो में चल एक साथ यार, रुक तो ध्यान दे। देख, हमने मान लिया कि बॉडी के पास ना अपने पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये मैंने मान लिया अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार बॉडी के पास तो प्रोटॉन्स भी हैं, 1 2 भाई गिनती इंपॉर्टेंट है, 3 4 5 6 7,
ठीक है। तो बॉडी के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बॉडी के पास 1 2 3 4 5 6 7 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो बॉडी के पास नेट चार्ज क्या होगा भाई, अगर तुम इस बात को जानते हो, 4 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज ने 4 प्रोटॉन्स के चार्ज को नलिफाई कर दिया, तो बच गया इसके पास 3 एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स, तो बॉडी के पास चार्ज क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट सेक्शन में जा करके इसका आंसर दो कि बॉडी के पास नेट चार्ज कितना होगा। नेट चार्ज बोले तो क्यूटी बोले तो नेट चार्ज, ठीक है। टोटल चार्ज अब आपको निकालना था, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे 7 प्रोटॉन्स थे, इसका नेट आंसर क्या आएगा मैंने खुद ही बता दिया, 3 प्रोटॉन्स आएगा, ठीक है, 3 प्रोटॉन्स। अब जरा एक काम करते हैं कैसे निकाला होगा, देखो चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स टोटल और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल, ठीक है भाई। ये अप्रोच है, ये परसेप्शन है बेसिकली यार, ये न्यूमेरिकल से बेटर, मतलब न्यूमेरिकल बोलने से बेटर तो मैं उसको बोलूँगा कि ये परसेप्शन सेट करेगा तुम्हारा, ठीक है। अगर तुमने इस तरह के सवाल देखे हैं, समझे हैं, पूरे सुने हैं तरीके से ना, तो उसके बाद तुमको ना मतलब चार्जेस का इमेजिनेशन तुम्हारे लिए इजी बन जाएगा, ठीक है। नाउ इस बॉडी के पास कितने हैं इन टोटल प्रोटॉन्स, इसके पास है सर 7 प्रोटॉन्स, तो चार्ज क्या हो जाएगा 7p के बराबर। मैं वही कह रहा था भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि चार्ज को प्लस ई मत लिखो प्रोटॉन के लिए, p लिख दो, चीज एकदम सही से हिट कर जाएगी, ठीक है। तो एक बॉडी के पास अगर 1 होता प्रोटॉन तो चार्ज क्या होता 1p के बराबर, इस बॉडी के पास 7 है प्रोटॉन्स, चार्ज क्या हो जाएगा 7p के बराबर। सिमिलरली अगर बॉडी के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता तो चार्ज होता e के बराबर, बॉडी के पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज हो जाएगा 4e के बराबर, ठीक है। नाउ गो विद द फ्लो, टोटल चार्ज भाई 7 और ये p की वैल्यू क्या होती है, p का मतलब चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, तो प्लस का 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। फिर 4 और 1 इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या होता है माइनस का 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम, ठीक है। तो QT मतलब क्या, टोटल चार्ज बोले तो अब कितना होने वाला है, एक काम करो 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 को आप यहां से कॉमन निकाल लो बाहर, ये हो जाएगा 7 माइनस 4 हो जाएगा, 7 माइनस 4 बोले तो 3, एक काम करूं 7 माइनस 4 स्टेप वाइज, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद जब मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 1.6 से, इट बिकम्स 4.8, तो 4.8 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम आ गया। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई तुम्हारा आंसर प्लस में आ रहा है और तुमको पता है तुम्हारा नेट आंसर प्लस में क्यों आ रहा है, आना ही चाहिए था भाई, प्रोटॉन्स की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा थी ना, तो अगर ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स कम है तो नेट चार्ज पॉजिटिव आएगा, आ गया पॉजिटिव। अगर इसका उल्टा होता, अगर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते 4 प्रोटॉन्स होते तो अपना आंसर माइनस का 4.8 आ रहा होता, ठीक है। लेकिन अगर अपने पास मतलब क्या हो गया इसका अल्टीमेटली मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा है प्रोटॉन्स की मात्रा कम है तो नेट चार्ज नेगेटिव, अगर दोनों की मात्रा बराबर है जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से ये चीज दिमाग में बस गई होगी, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं तुम्हारे लिए, शानदार रहेगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो टोटल चार्ज जो है वो नेगेटिव में आएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की मात्रा ज़्यादा है तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज आएगा वो आ जाएगा पॉजिटिव में। और अगर ऐसा होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की मात्रा दोनों बराबर है तो फिर टोटल चार्ज जो है वो आ जाएगा 0 कूलम। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये तो अपन डब्बे में डाल देंगे इसको तरीके से, ठीक है, इसको अपन डाल देंगे बाकायदा डब्बे में, और बाकी जो सोल्यूशन था वो तो आप लोग को ऊपर पूरा मिल ही चुका है। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आते हैं उसके उस स्टेटमेंट के ऊपर। 3 2 1 रेडी गो एंड ऑल डन ऑल क्लियर, ठीक है। ये वाला पूरा फंडा सुपर क्लियर हो चुका है आप लोग को। अब बढ़ते हैं इसमें अपन आगे, ठीक है। यहां लिखा हुआ है कि बॉडी के पास N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और N2 नंबर ऑफ इसके पास मेरे ख्याल से प्रोटॉन्स है और N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो फिर ये अपना आंसर कैसे आएगा, अब तुम समझ गए हो मेरे ख्याल से, ठीक है। बेटा इंपॉर्टेंट क्या है ना, अभी का जो अपना लेक्चर चल रहा है ना, इस लेक्चर को ना बहुत तरीके से देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पर्सपेक्टिव सेट करेगा इस चैप्टर को लेकर के, ठीक है। अभी टाइम दे दोगे ना तो आगे जो अपने पास टॉपिक्स टफ आने वाले हैं, बड़े आने वाले हैं, लेंदी आने वाले हैं, वहां पे तुम्हारा दिमाग क्या बौखलाएगा नहीं। क्यों? बिकॉज तुम्हारा दिमाग ना अभी चीजें कैप्चर कर लेगा तो उसको रिटेन करके रखेगा, जब कोई बड़ा कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां पे अप्लाई हो जाएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए मैं बोल रहा हूं भाई, इन लेक्चर्स में ना जान लगा दो, परसेप्शन सेट करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर परसेप्शन सेट नहीं हुआ तो आगे परेशानी आ जाती है, ठीक है। और भाई तुम्हें किस बात की कमी यार, हर टॉपिक में बता रहा हूं, हर टॉपिक बता रहा हूं, बस इतनी ही ईमानदारी से तुम भी लगे रहो, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सवाल के अकॉर्डिंग या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने पास N1 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग N1 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और स्टेटमेंट के ही अकॉर्डिंग N2 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
ठीक है। अब मैं पूछता हूं कि भाई बॉडी के पास नेट चार्ज क्या होगा, अब मैं पूछता हूं कि बॉडी के पास नेट चार्ज क्या होगा, क्यू टोटल क्या होगा, तो ये हो जाएगा भाई चार्जेस प्रोटॉन्स की वजह से, चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, प्रोटॉन्स कितने थे अपने पास N2, तो एक प्रोटॉन के पास चार्ज होता है P के बराबर, N2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के पास चार्ज कितना हो जाएगा, N2 इंटू P। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है E के बराबर, N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज क्या हो जाएगा, N1 इंटू E। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर मैं वैल्यूज पुट करने पे आ गया, अगर मैं वैल्यूज पुट करने पे आ गया तो पता है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वाला जो है ना वो माइनस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कहाँ जाएगा बेटा, माइनस में जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ये आने वाला है फिर N2 माइनस N1 और उसके बाद जस्ट द नंबर विच इज द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, जस्ट द नंबर विच इज द बेसिक चार्ज। ठीक है, तो QT इसका मतलब टोटल चार्ज इज N2 माइनस N1 इंटू E। ठीक है, जस्ट टेक द मॉड्यूलस ऑफ ई, मतलब जस्ट टेक द वैल्यू ऑफ ई। इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले तो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। सुपर्ब, क्लियर, बहुत शानदार। ठीक है, एक तरफा आगे बढ़े बेटा, दिस इज ऑल डन। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो भाई, ये जो यहाँ पे बना हुआ है पूरा पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल इन नॉर्मल मैटर हो गया। चलो बहुत शानदार, आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, क्वांटाइजेशन दिमाग में पूरा क्लियर हो गया। देयरफॉर वी कैन से दैट द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन इज दैट ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर। ठीक है, एक ट्रांसफर होगा, दो ट्रांसफर होगा, ढाई मतलब 2.5 ट्रांसफर नहीं हो सकता, 2.75 भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, इट मींस दैट ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एग्जांपल दिए यहाँ पे तीन तरह के, अगर एक, अच्छा यहाँ पे अगेन वही वाली बात है, अगर प्रोटॉन होगा तो प्लस ई, इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस ई, या तो आप ये मानते हुए चलो, या तो प्रोटॉन होगा तो Np पकड़ लेंगे, इलेक्ट्रॉन होगा तो Ne पकड़ लेंगे। ठीक है, हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई नहीं रोक रहा, कोई इस बात में बुरा नहीं मानता। ठीक है, अब अगर मान लो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो 1e, अगर एक प्रोटॉन है तो 1p का हो जाएगा चार्ज। बस वैल्यू पुट कर दिया अपन ने, E या फिर P दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बट जस्ट कीप इन माइंड, इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस का 1.6, प्रोटॉन होगा तो प्लस का 1.6। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो एंड सो ऑन द वैल्यूज ऑफ चार्जेस लाइंग इन बिटवीन these values are not possible। ठीक है, इनके बीच में कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। कैसे, या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो दो इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन नॉट पॉसिबल, 2 इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन नॉट पॉसिबल, या सेम चीज फॉर प्रोटॉन्स एज वेल। ठीक है, इतना वाला पूरा फंडा मेरे ख्याल से सुपर क्लियर आप लोग को हो गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, आपको निकालना है व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनकी मदद से आप 1 कूलम चार्ज को डेवलप कर पाओगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज पूछा गया है बेटा, यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो क्वांटाइजेशन का, Q इज इक्वल टू, अच्छा Np लगा दो क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, अब सुनते हुए चलना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं पता, चार्ज अपॉन बेसिक प्रोटॉनिक चार्ज, क्यू कितना है भाई, सवाल में कहा गया है कि हमें कॉन्स्टिट्यूट करना है 1 कूलम। अरे अगर एक प्रोटॉन होता तो वो सिर्फ 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इतना छोटा चार्ज बना पाएगा, लेकिन आपको चाहिए 1 कूलम जितना बड़ा चार्ज। भाई 1 कूलम सुनने में लग रहा है बहुत छोटा, लेकिन आप एक काम करो, उसको प्रोटॉन के चार्ज से जरा कंपेयर करो। ये रहा तुम्हारे पास चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, ये रहा तुम्हारे पास चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, और तुम चाहते हो कि तुम 1 कूलम का चार्ज डेवलप कर लो। आया समझ में कितना बड़ा अंतर है। ठीक है, चलो तो n इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी हो जाएगा। अब बस सारी वैल्यूज को अपन पुट करेंगे यहाँ पे, तो n मत तो करो, चलो यहाँ पे q कितना आ गया 1, और अपने पास इस p की वैल्यू होती है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.625 और 10 टू द पावर 19। ठीक है, सॉल्व करूंगा 0.625 10 टू द पावर 19 या फिर 6.25 10 टू द पावर 18 प्रोटॉन्स। ठीक है, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो ठीक है, आगे पूरी बात समझ में, अब जरा इसमें आगे बढ़ते हैं बेटा, इस वाले क्वेश्चन को निपटा दिया जाए। बढ़े इसके अगले वाले सवाल पे, इज अ चार्ज ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम पॉसिबल। क्या 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज पॉसिबल होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये QT गिवन है, QT मतलब टोटल चार्ज,
और टोटल चार्ज गिवन है पॉजिटिव का, ठीक है, पॉजिटिव मतलब +4 है ना, इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन जो चार्ज है वो तो पॉजिटिव गिवन है ना, इसका मतलब ये है कि बॉडी हैज एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन, बॉडी हैज एक्सेस मतलब ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टू गिव नेट चार्ज एज पॉजिटिव, टू गिव नेट चार्ज एज पॉजिटिव। अगर आपको नेट चार्ज पॉजिटिव चाहिए तो फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही तो पूछा कि क्या ये वाला चार्ज पॉसिबल है। अब सर हम कैसे पता लगाएंगे, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर ये पॉजिटिव में गिवन है ना तो फिर Q = NP अप्लाई कर लो, ठीक है। ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, 3 2 1 रेडी गो डन, ठीक है। अब ना यहाँ पे नेट चार्ज पॉजिटिव में था तो फिर मैं Q = NP अप्लाई कर लेता हूँ। आ जाओ उसके सोल्यूशन पे, Q = NP, ठीक है। अब जरा एक बार n निकालने के पीछे एकदम पढ़ो, तो n = क्या हो जाएगा, Q/P, ठीक है। अब ये Q कितना है तुम्हारे पास, Q है 4 × 10⁻⁻19, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपॉन नीचे का लिखा हुआ है बेटा P, ठीक है। इस P का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो होगा 1.6 10⁻⁻19, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं बेटा कि ये 10⁻⁻19 10⁻⁻19 तो निपट चुका है, ठीक है। अब उसके बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा, जरा गौर करें, 4/1.6। भाई मुझे ना टाइम स्टैम्प के साथ मार्क कर दो कि इसका आंसर मतलब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो तुम्हारा जो आ रहा है, वो जो भी नंबर आ रहा होगा उस नंबर को देख के तुम्हें क्या समझ में आया कि ये चार्ज पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और लिखना पूरा कि चार्ज इज पॉसिबल या फिर चार्ज इज नॉट पॉसिबल, ऐसा मत लिखना कि पॉसिबल नॉट पॉसिबल, लिख देना कि चार्ज इज पॉसिबल या फिर चार्ज इज नॉट पॉसिबल। कर दिया ये वाला काम पक्का। चलो अब आ जाओ बेटा, देखो 4 को जब डिवाइड करेंगे ना 1.6 से तो अपना आंसर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 2.5, ठीक है। अब मैंने अभी क्या सिखाया था पिछले 15 मिनट में कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो वो हमेशा क्वांटाइज्ड मैनर में ही ट्रांसफर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल्स में ही ट्रांसफर होगा। 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 3.5 पॉसिबल नहीं है, 2.5 भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो किसी बॉडी के पास अगर 4 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज बनवाना है तुम्हें, तो फिर तुम्हें 2.5 एक्सेसिव प्रोटॉन्स लगेंगे। भाई 2 प्रोटॉन्स तक तो मैं बात मान जाता, लेकिन 0.5 प्रोटॉन्स अपन कहां से लाएंगे, ठीक है। तो सिंस कैसे लिखेंगे इसको अपन, सिंस n इज नॉट एन इंटीजर, सिंस n इज नॉट एन इंटीजर therefore this charge is not possible, ठीक है। therefore this चार्ज इज नॉट पॉसिबल, किसी बॉडी के पास ये चार्ज होना पॉसिबल ही नहीं है, therefore दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। कितने लोगों ने भैया पॉसिबल लिखा था और कितने लोगों ने नॉट पॉसिबल लिखा था, उनको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर तुम्हें ये वाला पूरा सोल्यूशन समझ में आ गया तो जैसा अपना पूरा रिवाज बनता है कि अपने को वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर फायर इमोजी चाहिए अगर तुमको पूरा फंडा सुपर क्लियर हो गया है तो, और सेशन को लाइक करते हुए चलना, बिकॉज तभी मुझ तक ये बात पहुंचती है कि मैंने तुमको जो भी पढ़ाया तुम्हें वो कितना पसंद आया, कितना दिमाग में गया। दिमाग में गया होगा तो पसंद आ गया होगा, पसंद आ गया होगा तो मुझे बताओ ना कि सर पसंद आ गया, ठीक है। बाकी तारीफें आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आप चाहें तो, और बाकी लाइक तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए इतनी बात पूरी समझ में आ गई आप लोगों को बेटा, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले बेटा। आ गया 3 2 1 रेडी गो डन। भाई एक एक क्वेश्चन को ना अपन पूरा एकदम खोल के हर एक चीज देख के पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द चार्ज ऑन अ बॉडी फ्रॉम विच 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव, ठीक है। क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द चार्ज ऑन अ बॉडी, बॉडी पे क्या चार्ज होगा फ्रॉम विच 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, बॉडी में से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर लिया गया है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि बेटा मिलियन क्या होता है, ठीक है। मिलियन क्या होता है, तो मिलियन का मतलब होता है 10⁶। अब जो लोग इस सवाल को इसलिए सॉल्व नहीं कर पा रहे थे कि उनको मिलियन नहीं पता था, अब तो चल गया पता कि मिलियन का मतलब क्या होता है 10⁶। 1 मिलियन मतलब 1 × 10⁶, इतना ही बचेगा, ठीक है। तो अब जिनको समझ में आ गया सवाल कि अब ये कैसे होगा, वो जल्दी सॉल्व करके कमेंट जो है वो वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देना, इसका आंसर डाल देना, ठीक है। नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑन अ बॉडी फ्रॉम विच 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर लिया। भाई किसी बॉडी में से अगर तुम 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर लोगे तो बॉडी के पास ना
दरअसल इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो प्रोटॉन्स डोमिनेट करेंगे नंबर वाइज, तो बॉडी के पास चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लिया तो बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ये जो मैंने बोला ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोला मैंने? किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लिया तो बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया तो बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, नाउ अब चार्ज क्या होगा जब 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेसिक सा सॉल्यूशन। क्वांटाइजेशन पे चलना है। कहां चलना है बेटा? क्वांटाइजेशन पे चलना है। Q इज इक्वल टू एन ई पे चलना है। कहां चलना है? Q इज इक्वल टू एन ई पे चलना है। अब जरा गौर करें, चार्ज ही तो पूछा हुआ है और सवाल में गिवन है कि अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया गया है? 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहां पे अगर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया है तो n इज इक्वल टू, लिखेंगे अपन इसको 1 मिलियन, और 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो 10 टू द पावर 6। अब n की जगह 10 टू द पावर 6 डाल दो। और E क्या होता है भाई? पहली बात तो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया गया ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को जब निकाल लिया है तो बॉडी के पास चार्ज कैसा बचेगा? पॉजिटिव बचेगा। ठीक है, तो मैं इसको NP लिख दूं, ज़्यादा मस्त लगेगा। ठीक है, तो 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 कूलम। दिस इज गोइंग टू बी द चार्ज ऑन द बॉडी, जिस बॉडी में से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया जाता है। ठीक है, ये रहा इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे बेटा इसमें। आ गया समझ? 3 2 1 रेडी गो डन। एक तरफा बहुत शानदार, जबरदस्त। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगले वाले पे आते हैं बेटा। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर, ये अपने पास एग्जांपल नंबर 3 हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं यूनिट्स ऑफ चार्ज के ऊपर। चार्ज की जो यूनिट्स होती है ना, ये सब एक ही जगह पे लिख दी गई है ताकि आपको इसके लिए यहां वहां घूमना ना पड़े। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की? ऑब्वियसली कूलम होती है, दैट वी ऑलरेडी नो। ठीक है, तो उसको ऐसे कर लो अंडरलाइन की एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की? वो होती है कूलम। अब आ गया है मौका सीजीएस यूनिट को जानने का। बेटा चार्ज की जो सीजीएस यूनिट होती है ना, उसको कहा जाता है 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या प्यार से बोल देंगे ईएसयू, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अच्छा एक और चीज होता है कि इसको स्टैट कूलम भी कहा जाता है, इसको स्टैट कूलम भी कहा जाता है। तो चार्ज में ना चार्ज की जो यूनिट्स होती हैं बेसिकली, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा मुझे काम जो पढ़ने वाला है वो तो कूलम का ही पढ़ने वाला है, लेकिन फिर भी कभी कभी सवाल में घुमाने के लिए स्टैट कूलम में दे देगा तो बच्चे अटक ना जाए, इसलिए मैंने सब चीजें यहीं पे लिख दी हैं। इसको तुम स्क्रीनशॉट लेके बेहतरीन तरह से नोट कर लेना। ठीक है, और मैं तो हमेशा बोलता हूं यार कि लेक्चर देखने के टाइम पे ना ट्राई करा करो कि कॉपी किताब तुम्हारे पास में ही हो, तुम उसको देखो और लिखो, देखो और लिखो, समझो और लिखो। आया समझ में? तो फिर वो अलग ही फ्लो बनता है, उसकी बात ही अलग होती है। ओके, एसआई यूनिट कूलम हो चुकी है, सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर आप उसको स्टैट कूलम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक और बड़ी प्यारी बात, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 फ्रैंकलिन। अरे 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फिर 1 स्टैट कूलम या फिर 1 फ्रैंकलिन। ठीक है, इन ऑनर ऑफ एन अमेरिकन साइंटिस्ट फ्रैंकलिन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब रिलेशन एक, अच्छा सीजीएस में और एसआई में रिलेशन तो बनता ही है ना। ठीक है, अच्छा ये जो सवाल तुमसे मैंने पूछा है, तो लगे हाथ एक काम करो ना, ये तो मुझे आंसर दे ही दो कि अच्छा फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, और फोर्स की सीजीएस क्या होती है? डाइन होती है। तो वैसे ही एनर्जी की एसआई क्या होती है? जूल्स होती है, और एनर्जी की सीजीएस क्या होती है? अर्ग्स होती है। तो बेटा इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, जरा वो भी लिख ही दीजिएगा, बेहतरीन रहेगा। ठीक है, अब जरा आ जाओ यहाँ पे। तो एसआई यूनिट यहाँ पे चार्ज की कूलम थी और सीजीएस स्टैट कूलम थी। तो यहाँ पे ना जो रिलेशन है वो है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम। प्लीज ध्यान रखिएगा, कई लोग इसमें गलती कर देते हैं, 3 10 टू द पावर 8 कर देते हैं। बेटा नहीं, मैं समझ रहा हूँ ये गलती क्यों हो रही है, बिकॉज होता है क्या ना, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अगर आपका दिमाग वहां से खिंच रहा है ना, तो फिर उसको अपने दिमाग के तार वहां से काट दो। ठीक है बेटा, वो था अलग, स्पीड ऑफ लाइट थी वो। यहाँ पे 3 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है स्टैट कूलम। और एक और होता है बेटा EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। वो जो होता है ना 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होता है ना बेटा, वो होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 10 टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर। ठीक है, एक फंडा ये भी होता है। हालांकि सबसे ज्यादा काम तो कूलम्स में ही करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये रहा आपके सामने। ठीक है, और सवाल आपसे मैंने पूछा था, कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आ चुका होगा, और मुझे पता है कि तुम्हें पता है।
कि 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 टाइम्स होता है और 1 जूल जो है वो 10 टू द पावर 7 होता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर गलती हो भी गई है भाई, सीखने का टाइम चल रहा है अभी, तो अभी सीखेंगे तभी तो आगे ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। अगर अभी सीख ही नहीं पाए ना तो फिर वो गलतियों की लड़ी लग जाएगी पूरी। आया समझ? चलो ये वाला फंडा मेरे ख्याल में पूरा क्लियर हो गया होगा। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में यहीं से आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा? 3 2 1 रेडी गो, डन। चलो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज में पहले अपन ने पढ़ लिया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। अब तो बहुत ही सिंपल है, वो भी सिंपल ही था, अभी तो और भी सिंपल है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। जरा इसमें देख लें। हालांकि एडिटिविटी ऑफ चार्ज को ना मैं सीधे इस वाले पॉइंट से एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन हम सब जानते हैं क्लास 12th, ठीक है, यहां पे जितना जाना आपको न्यूमेरिकल्स पे लगाना है उतना ही डेरिवेशन पे, उतना ही बेसिक थ्योरी पे। ठीक है, डेफिनेशन नहीं, डेरिवेशन। ठीक है, और उतना ही बेसिक थ्योरी पे जान लगानी पड़ेगी। तो भाई किसी भी चीज को सपोर्ट करने के लिए यू नीड टू हैव अ वेरी प्रिसाइज थ्योरी। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। Additivity of charges is a property by virtue of which या फिर due to which total charge of a system is obtained। इसकी हेल्प से किसी भी सिस्टम के पास टोटल क्या चार्ज है वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं by using the property of additivity of charge। ठीक है, by simply adding algebraically। algebraically का मतलब क्या होता है? अगर हम चीजों को algebraically ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि we are considering the sign convention। ठीक है, अगर मैंने कहीं पर भी लिखा हुआ है ना कि algebraically, अगर हमने कहीं पर भी लिखा हुआ है ना अल्जेब्रिकली, इसका मतलब क्या होता है कि कंसिडरिंग द साइन कन्वेंशंस। अल्जेब्रिकली लिखा है, इसका मतलब क्या है कि हमें साइन कन्वेंशंस को कंसिडर करना है। साइन अगर चार्ज का प्लस में है तो प्लस में लेके चल, साइन अगर चार्ज का माइनस में है तो माइनस में लेके चल। ठीक है, चलो अब जरा यहां पे आ जाओ बेटा। प्रॉपर साइंस हैव टू बी यूज्ड, यहां पे लिख ही दिया है कि प्रॉपर साइंस हैव टू बी यूज्ड। प्रॉपर साइंस have to be used, किसका साइन? चार्जेस का साइन, while adding the charges in the system। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक तरफा एग्जाम्पल, इफ अ सिस्टम कंटेन्स, अब देख चार्ज क्या है इसके पास, चार तरह के चार्जेस हैं, Q है, -2Q है, 3Q है और 5Q है। अगर ऐसा किसी बॉडी के पास चार तरह के चार्जेस हैं, देन द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज, कैसे निकालेंगे? अल्जेब्रिकली ऐड कर दो। ऐड करना है नॉर्मल एडिशन, लेकिन अल्जेब्रिकली मतलब यू नीड टू कीप द साइन कन्वेंशन इन योर माइंड। ठीक है, Q -2Q करूंगा तो -Q बचेगा, फिर 3Q -Q करूंगा 2Q बचेगा, फिर 2Q + 5Q करूंगा तो बच जाएगा 7Q। तो ये रहा अपना आंसर 7Q। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आया पूरा फंडा समझ में एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो ठीक है, बहुत शानदार, इसको फिर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब जरा कहानी में अपन आगे बढ़ते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में एक और बहुत ही शानदार पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। यहां पे ना आपको शेयरिंग ऑफ चार्जेस के बारे में जानने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाली बॉडी ऑब्जेक्ट ए जो है वो भी कंप्लीटली चार्ज मेरे को दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बी के पास कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। अगर हमने इन दोनों बॉडीज को ना टच करवा दिया, ठीक है, अगर हमने इन दोनों बॉडीज को टच करवा दिया तो इनके बीच में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ चार्जेस स्टार्ट हो जाते हैं, और चार्जेस ट्रांसफर होते हैं हमेशा उस बॉडी से जिस बॉडी के पास चार्जेस ज्यादा है, टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर बॉडी जिस बॉडी के पास चार्जेस कम है। ठीक है, तो चार्जेस फ्लो करेंगे हमेशा उस वाली बॉडी से जिसके पास चार्जेस ज्यादा है, और किस तरफ फ्लो करेंगे? इस बॉडी की तरफ फ्लो करेंगे जिसके पास चार्जेस की मात्रा कम है। तो जैसे हमने इसको टच करवा दिया तो उनके बीच में ट्रांसफर ऑफ चार्जेस शुरू हो चुका है। आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट ए एंड बी कम्स क्लोज टू ईच अदर, बेसिकली एक फिजिकल कॉन्टैक्ट हो जाता है। ट्रांसफर ऑफ चार्जेस स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू बी। ठीक है, ओके डन। अब ये ट्रांसफर ऑफ चार्जेस कब तक चलेगा? चार्जेस कब तक ट्रांसफर होंगे? तो बेटा चार्जेस तब तक ट्रांसफर होंगे जब तक उन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल बराबर नहीं हो जाता। अब आगे चल करके ना हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो लॉजिक ये बनता है कि दो कैपेसिटर्स नाम की आती है एक चीज। ठीक है, तो दो कैपेसिटर्स के बीच में चार्जेस कब तक फ्लो करते हैं? जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यहां पर अभी मतलब सिंप्लिसिटी को मेंटेन करने के लिए हमने आइडेंटिकल सिमेट्रिकल बॉडीज लेके रखी हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस कंटिन्यू टिल द चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन होल सिस्टम ऑफ चार्जेस। आया समझ में? तो यहां पे जब तक दोनों के चार्ज बराबर हो जाएंगे तब तक चार्जेस का फ्लो होता रहेगा, गिवन दैट द बॉडीज आर आइडेंटिकल, given that the bodies are symmetrical in shape, given that the bodies are identical
एग्जैक्टली आइडेंटिकल और सिमेट्रिकल इन शेप, ठीक है, एंड सिमेट्रिकल इन शेप। ये वाली बात समझ में आ गई। अगर सिमेट्रिकल शेप की बॉडीज है तभी चार्जेस का फ्लो तभी रुकेगा जब दोनों के पास अमाउंट ऑफ चार्ज बिल्कुल बराबर हो जाता है, ठीक है। और मैं बता रहा हूं कि ऐसा वाला फंडा मैं यूज करूंगा आगे पोटेंशियल में। अभी के लिए बस ये समझते हुए चलो कि दो सिमेट्रिकल बॉडीज, एक के पास चार्ज ज्यादा, एक के पास चार्ज कम, जैसे टच करा चार्ज का फ्लो बढ़ गया, चार्ज का फ्लो शुरू हो गया फ्रॉम हाई चार्ज बॉडी टुवर्ड्स अ लो चार्ज बॉडी, ठीक है। और चार्जेस कब तक फ्लो करेंगे, जब तक दोनों बॉडीज के पास चार्जेस बराबर ना हो जाएं, ठीक है। इतना पूरा फंडा क्लियर है, पूरा सुपर क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे। इस पर बेस्ड तो न्यूमेरिकल्स भी करने आप अपने को अगले वाले लेक्चर में, ठीक है। ठीक इसके जस्ट बाद लेक्चर होगा ना, उसके अंदर अपन इस पे न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, जहां पे शेयरिंग ऑफ चार्जेस का पूरा फंडा यूज करेंगे, ठीक है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज कंजर्व्ड होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा वो यहां पे एक्सप्लेन कर दिया आप लोग के लिए, बता देता हूं। तो प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड या फिर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज जो होगा ना बॉडी का, वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा या इट रिमेन्स कांस्टेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है, तो आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट विच इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ठीक है। इसमें कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, कोई बाहर से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं दिए जा रहे हैं, ना ही इसमें से चार्जेस को लेकर के बाहर फेंका जा रहा है, ठीक है। ओके, विच मींस नो चार्ज मैटर इज अलाउड टू एंटर और लीव द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द आइसोलेटेड सिस्टम। तो ना ही सिस्टम को कोई चार्ज दिया जाएगा एक्स्ट्रा, ना ही उससे चार्ज लेकर के कहीं बाहर फेंका जाएगा। अंदर से कोई बाहर ना आ सके, बाहर से कोई अंदर ना जा सके। दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ओके, एग्जांपल क्या इसका, When we rub two insulating bodies, then one body gains in charge, ठीक है। अगर ऐसे एक A वाली बॉडी एक B वाली बॉडी है, अगर आपने उसको रब करा एक दूसरे के अगेंस्ट, तो अगर एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरी वाली बॉडी ने गेन भी तो कर लिया। तो what one loses in charge is exactly equal to what one gains in charge, ठीक है। तो therefore जो नेट चार्ज है वो exactly वैसा ही रहेगा, सिस्टम का कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये इसकी बेसिक कहानी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। ये इसका लास्ट पॉइंट आ चुका है। एग्जांपल में ना कुछ रिएक्शंस दे के रखे। यूरेनियम, आप जानते हैं बेसिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है केमिस्ट्री में। जैसे मान लीजिए ना, अगर मैंने लिखा है कि 35Cl17 है, तो 17 जो है ना वो उसका एटॉमिक नंबर है, और 35 जो है ना वो उसका मास नंबर है। मास नंबर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जोड़ दोगे तब मिलता है अपने को मास नंबर, ठीक है। लेकिन जो 17 है, जो एटॉमिक नंबर है, दिस इज बेसिकली जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एक प्रोटॉन के पास चार्ज क्या होता है, प्लस पी का, ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। एक प्रोटॉन का चार्ज होता है, अपने पास 17 प्रोटॉन्स है, तो 17 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक यूरेनियम का न्यूक्लियस था, ठीक है। जब रिएक्शन हुई तो बन गया एक थोरियम का न्यूक्लियस और एक 4He2 मतलब एक हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है। आप एक काम करिए, आप देखिए, अगर आप मास नंबर चेक करेंगे तो भी जो मास नंबर प्रोडक्ट के हैं उनका समेशन इज इक्वल टू मास नंबर ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। लेकिन आई एम स्पेसिफिकली कंसर्न्ड अबाउट द चार्ज नंबर या फिर एटॉमिक नंबर, ठीक है। जरा चेक करें, 92 था, इसका मतलब 92 प्रोटॉन्स थे। यहाँ पे 90 + 2 प्रोटॉन्स, मतलब कितना होगा, 92 प्रोटॉन्स। तो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद भी जो नेट चार्ज था दैट रिमेन्स कंजर्व्ड। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, 7 + 2, यहाँ पे कितना हो गया 9, यहाँ पे चेक कर लेना 8 + 1 कितना हो गया 9, ठीक है। क्या ये रिएक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं बेटा, फिजिक्स है। यहाँ पे ये रिएक्शन को याद करना तुम्हारे लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। हालांकि ये जो फंडा है ना, ये ऊपर वाली रिएक्शन, ये न्यूक्लियाई नामक चैप्टर में हम पढ़ेंगे इत्मीनान से, बहुत बाद में आएगा वो चैप्टर। लेकिन ये जो नीचे वाली रिएक्शन है सबको अभी याद करना कोई जरूरी नहीं है, बस ये वाला फंडा दिमाग में रखो कि हाँ भैया यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में दोनों साइड बराबर थे, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन्स कंजर्व्ड, तो टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलिए बढ़िया। तो मेरे ख्याल में ये वाला पूरा फंडा जो है
आप लोग को बेहतरीन तरह से समझ में आ गया होगा। बस अब क्या करना है आपको पता ही है, जो भी आपने पढ़ लिया है ना उसको प्रॉपर नोट्स फॉर्मेट में लिख तो लिया होगा ना। अगर नहीं लिखा है तो भैया गलती कर दी है, तो अब वापस से भैया इस वीडियो को वापस से रिविजिट करो, अभी के अभी देखो, अब तो नोट्स बनाओ, ठीक है। और नोट्स बनाए बिना जाना मत, नोट्स बना लेना, तभी तो रिवाइज कर पाओगे, अदरवाइज वो फ्लो नहीं बनेगा, वो फील नहीं आएगा। आया समझ में? इसलिए मैं नोट्स के बारे में हमेशा बहुत स्पेसिफिक रहता हूं कि भैया बनाओ, नोट्स बनाओ, उसी में काम होता है, ठीक है। चलिए ठीक है। और जिन लोगों ने नोट्स बना लिए हैं बस अब इत्मीनान से इसको रिवाइज कर लेना, रिवाइज कर लोगे अगले वाले लेक्चर में फॉलो अप कर लेना, बिकॉज अगला लेक्चर जो होगा वो इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पे होगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स अगर तुमसे बन रहे हैं इसका मतलब पक्का तुम्हारा रिविजन बहुत स्ट्रांग रहा होगा। और जिन्होंने रिवाइज नहीं करा है उनको बस एक ही सजेशन है मेरा कि बेटा समय निकालो, रिवाइज करो, और अभी बैकलॉग क्रिएट बिल्कुल भी मत होने देना, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं बेटा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है आप लोगों को वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।